आज हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, जिसका टॉपिक नंबर 1 है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फील्ड्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी की डिफाइन देखते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बायोलॉजी कहलाता है। अभी इनका दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं? एनिमल्स भी आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं? प्लांट्स भी। अगर एनिमल्स और प्लांट्स देखें, ये वाटर के विदाउट सरवाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये नॉन लिविंग थिंग जो है ऑब्जेक्ट, उन पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये कोरिलेट हुए आपस में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में कोरिलेट हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट उधर पूछा है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। अब इसको अगर डिस्क्राइब करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी बुक पे थोड़ी सी उन्होंने इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड दीज करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती हैं। पहले उसने बताया कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि पहले हमारी बॉडी में मतलब सेल से आगे टिश्यू, टिश्यू के आगे ऑर्गन और आगे नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। इसका मतलब अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का ये मतलब है। आगे उसने कहा है कि वन और मोर सेल कंपोज्ड, एक और एक से ज़्यादा सेल इस पे कंपोज होते हैं। अब एक सेल होगा यूनिसेलुलर और मोर क्या हो गए? मल्टी सेलुलर। अब वन सेल्स में इसकी एग्जांपल आ गई प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में जो आया वो आगे आगे बैक्टीरिया आ गए, यीस्ट आ गए, और ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। इट्स मीन कि ये वन सेल हैं। मोर सेल्स का मतलब ये मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होना। इसकी एग्जांपल आ गई यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एक्सेट्रा। उसके बाद इसकी जो है थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि क्रिएट जेनेटिक प्रोग्राम, कि ये जेनेटिक प्रोग्राम को क्रिएट्स करते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। ये लाइक बॉडी की एग्जांपल है। अब हमारे डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए का क्या वर्क है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, और आरएनए की ये आइसोलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जेनेटिकली ये मतलब कि हम इसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम देते हैं। जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन डीएनए की भी डीएनए का क्या मेन काम है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, वो ये है कि कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इस्तेमाल भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और यूटिलाइज़ भी करते हैं एनर्जी। जो प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं फॉर एग्जांपल एटीपी की शक्ल में कर देते हैं या एडीपी की शक्ल में कर देते हैं। उसका जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं? अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होकर स्मॉल सब्सटेंसेस बनाते हैं, और जो स्मॉल सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिलके आगे फिर क्या बना देते हैं? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उसके बाद अगर हम देखें, उसने कहा कि कैन ग्रो इन साइज़। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कैन ग्रो इन साइज़, मतलब कि ये साइज़ में बढ़ते हैं। साइज़ में जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बढ़ते। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इन्वायरमेंट मेंटेन, मतलब ये अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। अब इन्वायरमेंट कैसे ये मेंटेन करते हैं कि अपनी इंटरनल कंडीशन के हिसाब से, जो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो चेंज है उसके हिसाब से ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म की आल्सो चेंज कर देते हैं। मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है वो फिर आगे क्या हो जाता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंज हो जाता है। इट इज़ आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये भी क्या है? ये भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इसकी है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अब ऑफ स्प्रिंग कैसे? जैसा कि स्पीशीज़ होगी, अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेंगे।
आगे इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट का जो चेंज है उसमें भी रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समर है तो समर में क्या होता है, गर्मियाँ है तो बाय टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट में। विंटर है तो विंटर में क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद अब हम इसकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्दर इसकी टाइप्स। जो बायोलॉजी है इसकी टाइप्स ये मेन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट है, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, ज़ूलॉजी में एनिमल्स की और माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई वगैरह की हम स्टडी करते हैं। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आया भी है, इट्स इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं मालिक्यूलर बायोलॉजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मालिक्यूलर मतलब कि मालिक्यूल की स्टडी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मालिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है मालिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स, अब मालिक्यूलर लेवल क्या होता है, ऐसा लेवल जिस पे डिफरेंट टाइप्स मालिक्यूल की एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। अब मालिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, या तो माइक्रो होंगे या मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े मालिक्यूल्स। अब ये जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है, सारे मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। उसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्टडी ऑर्गेनिज्म की करना इन्वायरमेंट के लिहाज से इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। अब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिस्पॉन्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट को, और इन जो मेन बात है कि इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन रहता है। इन्वायरमेंट जो मेंटेन रहता है वो किसकी वजह से रहता है, प्लांट्स की वजह से रहता है। अगर आप अपनी बुक पे देखें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डिफाइन तो वो ये है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। This includes interactions between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relates to the human activities. उसके बाद आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मराइन बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर जो बायोलॉजी है इसमें हम जो फ्रेश वाटर में फॉर एग्जांपल रिवर हो गए, लेक्स हो गए, पाउंड्स होते हैं, इनमें जो स्पीशीज़ रह रही हैं उनके बारे में जो स्टडी करना वो क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह मराइन बायोलॉजी होते हैं सी और ओशन। सी और ओशन में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मराइन बायोलॉजी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें आप तो ये है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मराइन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मराइन लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन पैरासिटोलॉजी के। पैरासिटोलॉजी क्या होता है, नाम से जाहिर है पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट्स की, जिसमें पैरासाइट की स्टडी की जाए वो कहलाती है पैरासिटोलॉजी। अब जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स क्या हैं, ये डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स और होस्ट का आपस में रिलेशन क्या है, इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो किस में की जाती है, पैरासिटोलॉजी। अब होस्ट जो है वो है ह्यूमन बींग, ठीक है। अब जो एक साइड पे पैरासाइट है और होस्ट क्या है, ह्यूमन बींग्स। अब आपस में इनमें कैसे पैरासाइट हैं वो जो डिजीज़ काज करते हैं होस्ट में, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इस स्टडी को जो हम डिस्कस करते हैं वो है पैरासिटोलॉजी में। अब जो पैरासाइट्स हैं ये इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इनका केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, ये सारा हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है, हम स्टडी ऑफ ह्यूमन एट डिफरेंट लेवल्स। अब ह्यूमन को स्टडी करना मुख्तलिफ लेवल्स पे, जैसा कि हो गया जेनेटिक्स हो गया एंड सेलुलर, जेनेटिक्स लेवल पे भी और सेलुलर लेवल पे भी ह्यूमन की स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी। अब इसमें उन्होंने ह्यूमन बायोलॉजी की अगर आप बुक पे डिफाइन देखें तो उन्होंने कहा है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आ जाती है मार्फोलॉजी। ये किसको ज़ाहिर कर रही है, मार्फोलॉजी को। अब जो मार्फोलॉजी होती है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फोलॉजी 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल का मतलब इंटरनल शेप इसमें डिस्कस की जाएगी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में उसकी एक्सटर्नल किसी ऑर्गेनिज्म की शेप को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उसने बताया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी उसने कहा है आगे स्ट्रक्चर फंक्शन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाए वो क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी जितनी स्टडी की जाएगी वो किस में आएगी, हिस्टोलॉजी में आएगी। द डेफिनेशन में उन्होंने बताया है अनोटमी। अनोटमी का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के जो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कहलाएगी अनोटमी। अब अगर आप अनोटमी को देखें तो एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग। मतलब अनोटमी को 2 वर्ड्स में अगर हम डिस्क्राइब करें, एना मीन अप एंड टोमी मीन कटिंग। अब अप कटिंग का क्या मतलब हुआ कि जब बॉडी को इंटरनली कट किया जाता है तो उसके बाद जो हम शेप देखते हैं वो उसकी एनाटॉमी होगी, उसकी स्ट्रक्चर होगी बॉडी की। उसके बाद एवोल्यूशन क्या कहते हैं, एवोल्यूशन का मतलब कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, ऑर्गेनिज्म कैसे बना। उसका मतलब ये है, हम इसके एक एग्जांपल ले लें, जैसा कि है बर्ड्स आर इवोल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, कि जो बर्ड्स हैं ये इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है कि वो एंसेस्टर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब असेस्टर और डिसेंडेंट इनका जो रिलेशन होगा वो एवोल्यूशन कहलाता है। अब इनका रिलेशन कैसे, जो अनसेस्टर हैं आगे भी इनके अनसेस्टर फर्दर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, डिसेंडेंट है ये आगे भी डिसेंडेंट मज़ीद इनके हैं कि नहीं, ये इसकी जो स्टडी होगी, इनका जो रिलेशनशिप होगा वो बेसिकली एवोल्यूशन है। उसके बाद सेल बायोलॉजी, इसमें जेनेटिक्स के बारे में बताया जिसमें जीन्स की स्टडी की जाए, इकोलॉजिकल स्टडी के बारे में ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे हम आ जाते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्टडी करेंगे। ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट है, आपकी बुक के अंदर चैप्टर है, उसमें से हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी की डेफिनेशन में ही उन्होंने बताया है सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करें वो सेल बायोलॉजी कहलाता है। ये आप लोगों का चैप्टर भी है, उसमें हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपकी डेफिनेशन सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जिसमें हम सोशल बिहेवियर हम डिस्क्राइब करें ह्यूमन बीइंग का या किसी एनिमल का, उसको स्टडी करना सोशली तौर पर सोशल बायोलॉजी कहलाता है। किसी ह्यूमन बीइंग का या एनिमल का सोशल बिहेवियर की स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद लास्ट वन आप लोग जो डेफिनेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसकी पहले डेफिनेशन देखें। उसने कहा है कि मेक फूड विच इज़ बेनिफिट फॉर वेलफेयर ऑफ मैन, ऐसी खुराक तैयार करना जो इंसान के लिए मुफीद हो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और जो खुराक प्रोड्यूस हो रही है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रेड। और जो ब्रेड किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में फंजाई और बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंजाई जो है ये ब्रेड प्रोड्यूस करेगा और जो ब्रेड है वो आगे क्या बनेगी, यीस्ट, यीस्ट के आगे ब्रेड बनेगी। जो यीस्ट है ये बेस्ट एग्जांपल है फंजाई की फॉर प्रोड्यूसिंग ब्रेड, जो कि ब्रेड को प्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और फर्दर सेल्स को डिवाइड करना बैक्टीरिया सेल्स में होता है। अगर आप नेक्स्ट देखें इसकी मेजर फील्ड्स तो माइकोलॉजी, मायोलॉजी और मैक्सोलॉजी है। मायोलॉजी में क्या होता है, मायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मसल्स की, माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं फंजाई की, मैक्सोलॉजी में स्टडी करते हैं हम एलजी की। आगे आपकी है डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम इंटरनल रिएक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से हो रहे हैं।
अब इंटरनल रिएक्शंस के अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल लीवर, अब लीवर में 100 और 1000 केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है 1 सेकंड में, फ्यू सेकंड में वो जो 100 1000 केमिकल रिएक्शन बॉडी में परफॉर्म कर देता है। इसके अलावा इसकी जो फर्दर टाइप है वो है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में क्या होता है, वो फ़िश की स्टडी की जाती है और जो फ़िश को स्टडी करते हैं उनको इक्थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिस तरह जो बायोलॉजिकल फील्ड में जो जाते हैं, बायोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद प्लांटियोलॉजी, प्लांट्स के वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसका मीन्स है फॉसल। और जो फॉसल हैं ये क्या हैं, फॉसल जो होते हैं ये डेड डिकेइंग होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के। बेसिकली ये जो प्लांट्स डेड डिकेइंग मैटर है, अगर किसी प्लांट या एनिमल का फॉसिल मतलब अर्थ पर कहीं भी पड़ा हो ज़मीन पर, तो हम उसकी फॉसिल से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि ये जो एनिमल है या प्लांट है ये कितनी देर से ये डेड हुआ है या डेड डिकेइंग मैटर है। और हम ये बता भी सकते हैं कि ये इस सदी में या इस एरा में ये प्लांट मौजूद था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।